ठीक है, देखो आज साइंस में जो थे आज हैं वो हैं ग्रहों संबंधी केपलर के नियम। कल थे न्यूटन संबंधी गति के नियम। तो कल जो न्यूटन के गति के नियम आए थे वो 3 नियम बताए थे हमने और तीनों के महत्वपूर्ण उदाहरण बताए थे, तो उनको नोट करना तथा याद कर लेना। इसके बाद जो आज हैं वो ग्रहों संबंधी हैं कि जो ग्रह होते हैं तो ग्रह के चारों तरफ उपग्रह कैसी गति करते हैं, या कोई ग्रह जो होता है वो पृथ्वी है जैसे वो सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करता है, इस संबंधी ग्रहों संबंधी केपलर वैज्ञानिक ने 3 नियम दिए थे। तो हमने ये 3 नियम लिखे हैं, 3 नियमों के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो देखिए अगर आता है एग्जाम में कि केपलर के नियम किससे संबंधित हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो केपलर के नियम हैं वो ग्रहों संबंधी हैं। इसके बाद एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट में पहला नियम पढ़ते हैं, पहले नियम के बारे में बताते हैं कि पहला नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर लिखा है प्रथम नियम कहता है केपलर का नियम कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। देखिए प्रत्येक ग्रह है और इधर पे लिखा है सूर्य के चारों ओर, तो ये आएगा कि जो केपलर के नियम हैं वे किन किन के बीच संबंध बताते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य और ग्रह के बीच में संबंध बताने वाले नियम जो होते हैं वो केपलर के नियम होते हैं जो ग्रह की गति को बताते हैं। तो प्रथम नियम कहता है केपलर का कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में। देखिए दीर्घवृत्ताकार का मतलब एक ऐसा आकार होता है, ऐसा वाला आकार जो वृत्ताकार तो होता है, परंतु जैसे ये वाला एक पथ है, इधर पे सूर्य होगा और इधर पे जैसे पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है, पृथ्वी यहाँ पर पहुँचती है, फिर इधर पे पहुँचती है, इधर पे पहुँचती है, इधर पे पहुँचती है। तो देखना जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है, परंतु जो परिक्रमा लगा रही है ये परिक्रमा एक दीर्घवृत्ताकार पथ में लगा रही है। कहीं पर नज़दीक है तो कहीं पर सूर्य से दूर है, इसलिए अगर दूर पर होती है तो यहाँ पर जो पड़ता है वो सर्दी पड़ने लगती है, अगर पास में होती है तो गर्मी होती है। तो जो ये पथ है, ये पथ कैसा है, मतलब जो ग्रह परिक्रमा लगाते हैं सूर्य के चारों ओर वो किस पथ में लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक ग्रह जो होते हैं वे सूर्य के चारों ओर कैसे पथ में परिक्रमा लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा लगाते हैं। इतना ओनली केपलर ने अपने प्रथम नियम में कहा था कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर किस पथ में परिक्रमा लगाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा लगाता है। प्रथम नियम ने ओनली उस पथ का आकार बताया है, तो पथ का आकार कौन सा नियम बताता है तो आपको ध्यान रखना है कि केपलर का प्रथम नियम बताता है। इसके बाद चलते हैं केपलर के द्वितीय नियम पर, और केपलर का द्वितीय नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। देखिए प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, क्षेत्रीय वेग, वेग मतलब होता है उसकी वेलोसिटी, तो जो मतलब उसकी स्पीड रहेगी वह स्पीड क्षेत्र के हिसाब से समान परिवर्तित होगी, मतलब नियत होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी अगर इस सूर्य का परिक्रमा लगा रही है और अगर ये परिक्रमा लगाती है तो यहाँ पे जितने समय में उसने ये दूरी तय की है इतना कोण बनाएगी, मतलब जितनी ये दूरी तय करेगी उतने ही समय में वो आगे दूरी तय करेगी, मतलब समान समय में समान दूरी तय करती है, समान विस्थापन करती है उस पथ पर पृथ्वी। तो पृथ्वी या कोई ग्रह मतलब समान समय में समान दूरी तय करे, समान कक्षा मतलब कक्षा में समान दूरी तय कर पाए समान समय में, तो ये नियम कौन सा नियम कहता है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, मतलब समय के अनुसार वेग लगातार परिवर्तित होता है। तो वेग संबंधी जो नियम दिया गया था वो कौन सा नियम था, तो ध्यान रखना है कि केपलर का द्वितीय नियम जो है वो वेग की मतलब ग्रह का वेग बताता है। जो प्रथम नियम है वो उस पथ का आकार बताता है, और जो तृतीय नियम है जो अधिकतर एग्जाम में आता रहता है। तो चलते हैं तृतीय नियम पर, और तृतीय नियम कहता है कि ग्रह का परिक्रमण काल जो टी है, परिक्रमण काल को टी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो मतलब किसी भी परिक्रमण काल का मतलब लगा हुआ समय है, टाइम है। तो जो ग्रह का परिक्रमण काल टी है तो उसका जो वर्ग रहेगा, टी का जो वर्ग रहेगा वो ग्रह से सूर्य की औसत दूरी आर के घन के अनुक्रमानुपाती होगा। देखिए सूर्य ग्रह से सूर्य की औसत दूरी,
अगर देखते हैं कि अगर कोई जो ग्रह अपना परिक्रमा लगा रहा है सूर्य की, जैसे ये सूर्य है और इस सूर्य का कोई ग्रह परिक्रमा लगा रहा है, तो वे कहते हैं कि बोले वो जितना बोले दूर है, बोले जो दोनों के बीच में जो दूरी है, सूर्य और ग्रह के बीच में जो दूरी आर है, रेडियस है, और उनका जो परिक्रमण काल मतलब उसे लगा हुआ जो समय है टी, मतलब एक परिक्रमा लगाने वाला जो समय होता है, ग्रह एक परिक्रमा जितने समय में लगाता है उसे कहते हैं परिक्रमण काल। बहुत महत्वपूर्ण है। जो तृतीय नियम केपलर का जो एग्जाम में आता रहता है, ये वाला संबंध डायरेक्ट ऑप्शन में मिलता है, तो वे कहते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा आएगा। उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू, अगला मिलेगा टी क्यू समानुपात आर स्क्वायर, अगला मिलेगा जैसे टी क्यू समानुपाती आर क्यू, अगला जो मिलेगा टी की पावर 4 समानुपाती आर की पावर 2। ऐसे आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। रुक दो, थोड़ी रुकना। तो देखिए आपको लगाना है ये ऑप्शन, जो ऑप्शन कहता था कि टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। इस वाले जो ये वाला जो अपना सीक्वेंस है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको समझा देते हैं कि ये क्या बताता है। तो देखिए अगर जो अपना ग्रह है, जैसे ये अपना कोई ग्रह है, ये सूर्य है, और ग्रह जो है वो सूर्य से जितनी दूरी पर है उसे कहते हैं आर, और जितने समय में ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाता है उस समय को कहते हैं टी। तो देखिए तृतीय नियम क्या कहता था, बोले जो उस ग्रह की उस सूर्य से दूरी है, बोले उसका आप कर दीजिए वर्ग, बोले वो वर्ग बोले जो समानुपात होगा वो उस घन कर दीजिए उस दूरी का, तो बोले वो किसके वर्ग के बराबर होगा, वो जो ग्रह होगा, जो ग्रह एक परिक्रमा जितने समय में लगाएगा उसके वर्ग के बराबर होगा। बोले के कहने का मतलब ये है कि बोले जो बीच की दूरी है ना, उन ग्रह की और सूर्य के बीच की दूरी का जो घन है वो समानुपाती होता है उसके परिक्रमण काल के वर्ग के बराबर। बोले जितनी दूरी आप बढ़ाओगे, जितनी दूरी बढ़ाओगे, मतलब ग्रह जो है वो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक संख्या बढ़ने पर, मतलब एक तरफ की संख्या बढ़ने पर दूसरी तरफ की संख्या बढ़े, वो कहलाता है अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके उल्टा, कि अगर जे बढ़ता है तो जे घटेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर आप इस सूर्य से इस ग्रह की दूरी बढ़ाओगे, मतलब सूर्य से ग्रह जितनी दूरी पर होगा वह उतना ही उसका परिक्रमण काल ज़्यादा होगा। इसीलिए देखा होगा कि बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा जल्दी कर लेता है, वहीं पर जो अंत में है, अगर यम की बात, प्लूटो की बात करें या उससे पहले अगर जो अरुण बरुण है उनकी बात करें, उनका परिक्रमण काल ज़्यादा होता है। तो सूर्य से जो जितनी दूरी पर होता है उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होता है। ये जो ग्रहों की गति संबंधी और जो दूरी और जो उसकी जो परिक्रमण काल संबंधी नियम दिया था, वो नियम कौन सा नियम कहता है, तृतीय नियम आएगा। कि केपलर का कौन सा नियम जो है वो परिक्रमण काल और औसत दूरी के बीच संबंध बताता है, तो आपको ध्यान रखना है कि केपलर का तृतीय नियम, क्योंकि तृतीय नियम कहता है टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। इस संबंध को भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि केपलर का तृतीय नियम है वो किसके बीच संबंध बताता है, तो परिक्रमण काल के बारे में बताता है। दूसरा उसके क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, मतलब वेग के बारे में बताता है। और पहला कक्षा का आकार बताता है, जो कैसी होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है। केपलर ने 3 नियम दिए थे। अब चलते हैं, केपलर ने 3 नियम देने के बाद आगे चलते हैं कि आगे जो ग्रह करते हैं, ग्रह परिक्रमा सूर्य की करते हैं, उस संबंधी तो केपलर ने दे दिए, परंतु ग्रहों की परिक्रमा भी करते हैं जिनको कहते हैं उपग्रह। जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा कहते हैं। तो उनमें देखते हैं कि जो उपग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा कहते हैं, ग्रह की परिक्रमा कहते हैं। जैसे पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, या जैसे कोई भी मंगल की ग्रह फोबोस तथा डिवोस करते हैं। तो ये उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा कहते हैं, तो जिस वेग से वो परिक्रमा करते हैं, जिस उनकी चाल होती है, जो उसे साइंस की भाषा में हम कक्षीय चाल कहते हैं। तो उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा जिस चाल से कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। तो कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है, मतलब किसी उपग्रह की कक्षीय चाल कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, ये किस पर निर्भर करेगी, उस उपग्रह के वजन पर, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, या उस उपग्रह की उस ग्रह से दूरी पर निर्भर करेगी। तो देखिए हम चलते हैं इस पहले पॉइंट पर। लिखा है कि उपग्रह की कक्षीय चाल
उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। देखिए, ये ध्यान रखना है कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, और नीचे से लिखा है उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। मतलब जो उपग्रह है उस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। जैसे बात अगर हम चंद्रमा और पृथ्वी की करते हैं, जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, तो चंद्रमा जो परिक्रमा कर रहा है, इस चंद्रमा की जो कक्षीय चाल होगी, मतलब उस कक्षा में जो स्पीड होगी, वो स्पीड उसके वजन पर निर्भर नहीं करेगी कि चंद्रमा कितना वजन का है, मतलब कितना द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो या कम हो, इस पर निर्भर नहीं करता है। उसकी कक्षीय चाल निर्भर करती है पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर। मतलब जो एक ग्रह परिक्रमा, जो उपग्रह परिक्रमा कर रहा है इस ग्रह की, ये इस ग्रह से कितनी, उपग्रह से कितनी दूरी पर है, इस ग्रह से कितनी दूरी पर है, इस पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, अगर वो ग्रह के नज़दीक हो, अगर वो ग्रह के नज़दीक हो तो उसकी कक्षीय चाल ज़्यादा होती है, और अगर वो दूर हो तो उसकी कक्षीय चाल कम होती है। ये ध्यान रखना है। तो अगर हम कोई उपग्रह लॉन्च करते हैं, चाहे चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया हो भारत ने या चंद्रयान 2 हो, तो वो उसकी जो कक्षीय चाल होगी, वो कक्षीय चाल में इस कक्षा में जो स्पीड होगी, वो उसके वजन पर निर्भर नहीं करती है। चाहे आप उपग्रह 5 किलो का भेजें, चाहे 50 किलो का भेजें, चाहे 50 क्विंटल का भेजें, इस पर निर्भर नहीं करता है कि उसका वजन क्या है। निर्भर करता है कि जो आपने उपग्रह लॉन्च किया है वो उस ग्रह से कितनी दूरी पर है, उसके तो तल है पृथ्वी का या किसी भी ग्रह का तल है जिसकी कक्षा में आप उपग्रह को लॉन्च कर रहे हैं, वो उस कक्षा की तल से, उस उपग्रह की, उस ग्रह की तल से कितनी दूरी पर है। अगर ज़्यादा दूरी पर होगा तो उस उपग्रह की कक्षीय चाल कम होगी, और अगर नज़दीक होगा वो उसके तो ज़्यादा होगी। तो नज़दीक होने पर वो स्पीड से मतलब घूमता है, और दूर होने पर धीमे धीमे घूमता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कक्षीय चाल जो होती है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, ना कि उसके उपग्रह की द्रव्यमान पर निर्भर करती है कि आपने कितने किलो का या कितने वजन का द्रव्यमान लॉन्च किया है, मतलब उपग्रह लॉन्च किया है। आगे लिखा है कि एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की कक्षीय चाल, उपग्रहों की चाल समान होती है। देखिए, लाइन को समझना है कि एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की उनकी चाल, कक्षीय चाल समान होती है। लाइन वही है, इन दोनों लाइनों को कनेक्ट करके लाइन बनाई गई है। लाइन कहती है कि बोले अगर आप देखते हैं कि जैसे ये अपना पृथ्वी है और पृथ्वी के एक कक्षा है, ऐसी कई कक्षाएं होती हैं किसी भी ग्रह के चारों ओर, जिनमें उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जैसे एक जो कक्षा है, इस कक्षा में चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी की, ये एक उपग्रह है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। और हमने एक कृत्रिम उपग्रह लिया और कृत्रिम उपग्रह इसी कक्षा में इस पृथ्वी से लॉन्च करके छोड़ दिया। तो उनका कहना है कि आपने जो लॉन्च किया है ये ओनली, कहने का मतलब ये 50 किलो का है, और चंद्रमा का द्रव्यमान भारी है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बोले जो उन दोनों की स्पीड होगी, बोले वे इन दोनों की स्पीड समान होगी, बोले इनकी जो कक्षीय चाल होगी वो समान होगी। बोले एक ही कक्षा में, मतलब समान त्रिज्या की कक्षा में, त्रिज्या का मतलब इस पृथ्वी से समान दूरी पर जो कक्षा है, बोले उसी कक्षा में, बोले एक ही कक्षा में दोनों उपग्रहों की, एक भारी उपग्रह और एक कम द्रव्यमान का उपग्रह, बोले दोनों की कक्षीय चाल समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो उनकी कक्षीय चाल होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उनकी एक ही कक्षा पर निर्भर करती है। मतलब उस तल से, उस पृथ्वी के तल से उसकी दूरी पर निर्भर करती है। अगर दूरी समान होगी तो एक ही कक्षा में दोनों उपग्रहों की कक्षीय चाल कैसी होगी? समान होगी। ये लाइन ध्यान रखना है। और पृथ्वी की तल, जो पृथ्वी का तल है, वो पृथ्वी के तल से बिल्कुल ही नज़दीक वाली जो कक्षा है, उसमें जो उपग्रहों की कक्षीय चाल होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में उपग्रह 8 किलोमीटर की स्पीड से चक्कर लगाता है। किसका? पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। पृथ्वी का चक्कर 1 सेकंड में 8 किलोमीटर लगाता है। ये जो मतलब कक्षीय चाल है, ये पृथ्वी की नज़दीक की, सबसे नज़दीक वाली कक्षा की कक्षीय चाल है। आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सबसे नज़दीक वाली कक्षा की कक्षीय चाल क्या है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
इसके बाद चलते हैं हम आगे। अगर कोई उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है और एक परिक्रमा जो करता है, जो परिक्रमा जिस स्पीड से करता है वो हमने जान लिया है कि उसे हम कक्षीय चाल कहते हैं। परंतु जब वो एक परिक्रमा पूरा कर ले किसी उपग्रह का, तो एक परिक्रमा पूरा करने में जो उसे समय लगता है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। तो उपग्रहों का जो परिक्रमण काल होता है, एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। और परिक्रमण काल बराबर एक फॉर्मूला होता है, जो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। परिक्रमण काल बराबर होता है कि कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। मतलब जैसे हम देखते हैं कि जे अगर चंद्रमा है और चंद्रमा का हमें परिक्रमण काल इस पृथ्वी के चारों ओर निकालना है, मतलब चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा वो कितने समय में लगाएगा, उसका परिक्रमण काल क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी हो, परिक्रमण काल निकालने के लिए, टी का मान निकालने के लिए क्या जरूरी हो, तो कक्षा की परिधि, बोले जो कक्षा में वो परिक्रमा लगा रहा है उसकी इस लंबाई का पता होना चाहिए, इस परिधि का पता होना चाहिए। और बोले अगर परिधि में कक्षीय चाल का भाग दे दिया जाए, मतलब स्पीड का भाग दे दिया जाए, तो क्या निकलता है, परिक्रमण काल निकलता है। इसे ऐसे में अगर भूल जाओ तो इसे मैथ के रूप में ध्यान रख सकते हैं। जो मैथ के फॉर्मूला से बना है, आपने पढ़ा होगा कि समय बराबर क्या होता है मैथ में, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए समय मीन्स परिक्रमण काल है तो एक प्रकार का समय ही, और दूरी परिधि एक प्रकार की लंबाई, एक दूरी ही है। और यहाँ पर कक्षीय चाल है, लेकिन है कौन, चाल ही है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल से फॉर्मूला बना हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक वाली कक्षा है, जो सबसे निकट वाली कक्षा है, उसके चारों ओर जो परिक्रमण काल होता है किसी भी उपग्रह का, वो 1 घंटा 24 मिनट होता है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर अगर एक उपग्रह को परिक्रमा लगाना है तो वो एक परिक्रमा 1 घंटा 24 मिनट में लगा सकता है। और ये आप पहले जान चुके हैं कि जो उपग्रह उसका जो परिक्रमण काल है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब कक्षीय चाल निर्भर नहीं करती है द्रव्यमान पर, तो परिक्रमण काल भी निर्भर नहीं करेगा। बस निर्भर करता है उसकी दूरी पर कि जिस ग्रह की मतलब कक्षा में उपग्रह परिक्रमा लगा रहा है वो कितनी दूरी पर है। अगर ज़्यादा दूरी पर होगी तो परिक्रमण काल का मान जाना होगा। क्यों होगा, क्योंकि कक्षा की परिधि का मान जब जाना होगा तो परिक्रमण काल का मान भी जाना होगा। अगर ऊपर वाला मान जाना हो, बड़ा हो, तो इसका मान भी कैसा होगा, बड़ा होगा। इसलिए अगर कक्षा की परिधि बड़ी है, मतलब जो कक्षा है वो अगर बड़ी है तो उसका जो परिक्रमण काल है वो भी बड़ा होगा। और अगर परिधि छोटी है कक्षा की, मतलब कक्षा नज़दीक है अगर ग्रह के, तो उसका परिक्रमण काल भी कैसा होगा, कम होगा। जी आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। लास्ट पॉइंट है अपना पलायन वेग। पलायन वेग के बारे में नाम सुना होगा। पलायन वेग क्या है, तो जब आप कहाँ पर, हाँ वही है, हाँ वही है। पलायन वेग जो है, पलायन वेग जो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जब आप किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से या इससे अधिक स्पीड से ऊपर की ओर फेंकें। मतलब 1 सेकंड में आप 11.2 किलोमीटर की स्पीड से कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं। अगर हमने कोई वस्तु ली, वो अगर 1 सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंकते हैं तो वो लौट कर पृथ्वी पर नहीं आती है, बल्कि अंतरिक्ष में चली जाती है। अंतरिक्ष में चली जाती है, इसी को कहते हैं हम साइंस की भाषा में पलायन वेग। जब हम महाभारत में सुनते हैं, महाभारत में देखते हैं, तो महाभारत में भीम ने हाथियों को पकड़ करके, हाथियों की पूंछ को पकड़ करके 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका था, जो महाभारत में ग्रंथों में माना जाता है। तो उन्हें जब उन हाथियों के ऊपर फेंका था तो कहा जाता है कि आज भी अंतरिक्ष में उन हाथियों के अवशेष हैं। मतलब देखे हैं वैज्ञानिकों ने, वे अवशेष वहाँ पर पाए गए। क्यों पाए गए, क्योंकि उन्होंने इतनी स्पीड से फेंका था, उनमें इतनी शक्ति थी उस समय कि उन्होंने 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जिस वस्तु को फेंक दिया जाए ऊपर, तो वो पृथ्वी पर लौटकर नहीं आती है। जैसे अगर हम किसी छोटी वस्तु को अगर फेंकते हैं तो वो लौटकर तुरंत आ जाती है, लेकिन अगर हम 11.2
11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से या इससे अधिक स्पीड से फेंकें तो वो पृथ्वी पर लौटकर नहीं आती है और ऊपर ही चली जाती है। इसी स्पीड को मतलब पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो पृथ्वी की कक्षीय वेग या कहें कक्षीय चाल का रूट 2 गुना होता है। मतलब कक्षीय चाल का रूट 2 गुना होता है पलायन वेग। अगर मतलब कक्षीय चाल को रूट 2 गुना कर दिया जाए तो मतलब जो पलायन वेग है वो क्रॉस कर जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर कोई उपग्रह उस ग्रह की पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, वो अगर उसकी जो स्पीड है वो घूमने की अगर उमें रूट 2 का गुणा कर दिया जाए, कहने का मतलब अगर जैसे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो परिक्रमा लगा रहा है, कोई उपग्रह ग्रह की 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से परिक्रमा लगा रहा है, वो इस 8 में अगर रूट 2 का गुणा कर दिया जाए तो वो पलायन वेग बन जाएगा। मतलब वही उपग्रह उस ग्रह की परिक्रमा नहीं लगाएगा बल्कि उस कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो वो तब तक परिक्रमा लगाता है क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग बड़ा होता है इस कक्षीय चाल से। अगर कक्षीय चाल रूट 2 गुना और बढ़ जाए तो फिर वो कक्षा में नहीं रुकेगा और वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए देखा होगा कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं हो पाता क्योंकि उसका कक्षीय चाल जो है वो इससे पलायन वेग से जाना होती है, इसलिए वो वायु है जो वो उसकी मतलब इसके जो अंतरिक्ष है उसे क्रॉस करके बाहर निकल जाती है। ये चंद्रमा की बात हुई है। अब लास्ट पॉइंट आपने सुना होगा कि पलायन वेग और कक्षीय चाल से संबंधित जो हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था, भूस्थायी उपग्रह 3 प्रकार के उपग्रह जो बताए थे। तो जो भूस्थायी उपग्रह होते हैं वे उपग्रह कहलाते हैं जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। तो अगर कोई पृथ्वी है और पृथ्वी के जो लंबवत तल में परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा जो लगाते हैं, रुकना बजाएं थोड़ी वीडियो, ठीक है, हो गया स्टार्ट। तो देखिए कहता है कि भूस्थायी उपग्रह वे उपग्रह कहलाते हैं जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा लगाते हैं। और जो परिक्रमा तो लगाते हैं लेकिन जो ओनली जो एक परिक्रमा लगाते हैं वो 24 घंटे में लगाते हैं। मतलब वे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर हो, मतलब जो पृथ्वी है वो अपनी घूर्णन गति जो कर पाती है वो 24 घंटे में कर पाती है। मतलब ये परिक्रमा जो करते हैं जो 24 घंटे में करते हैं, इसलिए ये पृथ्वी के साथ साथ उसी दिशा में विपरीत दिशा में कार्यरत रहते हैं। ये भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं जो पृथ्वी की तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इन्हें संचार उपग्रह भी कहते हैं। तो आज अपन ने जाने हैं केपलर के नियम और कक्षीय चाल और पलायन वेग। इनसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। जब तक आप इनको नोट कीजिए तथा याद कीजिए। ठीक है, रोक दें।